ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो हम शुरू करने वाले हैं वो है क्लासिकल अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हमने करा बाय मैक्स वीबर। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय एफ डब्ल्यू टेलर। देखो, सबसे पहले एफ डब्ल्यू टेलर जो है क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, उसने दिया है। देन अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मैनेजमेंट की मतलब, ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेंट टू डू, यानी कि ये पता करो कि क्या चाहते हो आप, इंसान जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू वांट देम टू डू, एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। एक चीज़ याद रखना, साइंटिफिक टर्म में हमेशा हम किस चीज़ की बात करते हैं, बेस्ट वे। ये बेस्ट वे लग रहा है वैसे ज़्यादा, लेकिन बेस्ट वे। ठीक है, बेस्ट वे की बात होती है साइंटिफिक तरीके से जब तुम करोगे चीज़ों को, दैट विल बी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है, अब जब बेस्ट वे, आप बेस्ट वे इज ऑल्सो द चीपेस्ट वे, क्योंकि हम पता करते हैं ना कि ताकि कॉस्ट कम हो जाए। तो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है, व्हाट डू यू वांट मैन टू डू, एंड देखो इस चीज़ को कि क्या वो काम वही कर रहे हैं इन देयर बेस्ट वे, इन द बेस्ट वे, चीपेस्ट वे पॉसिबल। ठीक है, ही एडवोकेटेड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच जॉब। उसने क्या बोला, हर जॉब का एक साइंटिफिक स्टडी करो, फिर उस पर साइंस लगाओ, इस तरीके से करो कि यू विल डिटरमाइन द बेस्ट वे, कि उस काम को करने का बेस्ट तरीका तुम्हें पता लग जाए, एंड देन आप उनसे अडॉप्ट कराओ वही सिस्टमैटिक साइंटिफिक जो भी अप्रोच होगी आपकी, आप फिर वो पूरी मैनेजमेंट को बताओ, पूरे एम्प्लॉयज़ तक वो बात पहुंचाओ। एंड नॉट रूल ऑफ थंब और ट्रायल एंड एरर मेथड्स। रूल ऑफ थंब, ट्रायल एंड एरर मेथड, ये सब हटा दो, साइंटिफिक मेथड लेके आओ। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल्स क्या थे आपको याद होएगा, 5 प्रिंसिपल्स हैं। ट्वेल्थ में वैसे 4 किए थे, मेरे को याद है, बट यहाँ पे 5 हैं। देखो, बात वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या था ये, कि भैया वही चीज़, ट्रायल एंड एरर नहीं करना, हिट एंड ट्रायल नहीं करना, क्या करना है फिर, साइंटिफिक एनालिसिस करना है जॉब का, बेस्ट वे फाइंड करना है, एंड रिप्लेस द हिट एंड ट्रायल, ऑल्सो रिप्लेस इंट्यूशन एंड एक्सपीरियंस। यूजुअली क्या बोलते हैं हम, कि इंट्यूशन पे पहले मैनेजर्स काम करते थे कि यार ऐसा हो रहा है, मेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए, लगता है नहीं, साइंटिफिक एनालिसिस करो, फिर पता करो कि क्या करना है। ठीक है, दैट इज रिप्लेसिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, उसके बाद आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये भी हमने ट्वेल्थ में किया था, क्या कि पूर प्रॉपर हार्मनी होनी चाहिए किसके बीच में, मैनेजर और जो वर्कर्स हैं उसमें। इसमें एक चीज़ टर्म आया था, क्या था वो टर्म, क्लास कन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करो। कि ऐसा ना सोचे कि मैनेजर कोई बड़े लेवल के बंदे हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके नीचे वो छोटी क्लास के बंदे हैं, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कोई भी ये ना समझे अपने आप को सुपीरियर और इन्फीरियर वाली वो चीज़ ना आए। तो क्लास कन्फ्लिक्ट जब एलिमिनेट होगा, थ्रू कैसे होगा, मेंटल रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। हम इस पे पूरा एक नोट मैंने आगे प्रिपेयर कर रहा था, ये देखो, ये रहा नोट ऑन मेंटल रेवोल्यूशन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी याद रख लो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड कैसे आता है, मेंटल रेवोल्यूशन से आता है। फिर था एक कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये कैसे आया था, ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम की जो दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं एक अच्छे से बात करेंगे। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक नहीं आएगा कॉपरेशन, बात करें तभी कॉपरेशन आएगा। ठीक है, एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी ऐसा ना हो कि सब अपने आप को अलग समझें। अलग समझें यानी ऑपरेशन हो, कंपटीशन ना हो, सब अपने आप को अलग ना समझे कि मेरा अलग काम है उसका अलग है तो हम एक तरह से कॉम्पीट कर रहे हैं, नहीं। जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं उनको मिलके काम करना है। कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपरेशन। ठीक है, एंड देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, आगे देखो, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ये क्या था, कि जब आप स्टाफिंग करते हो, जैसे किसी भी वर्कर को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करने के टाइम ही पता लगा लो कि वो बंदा क्या करने के काबिल है और उसकी बेस्ट कहाँ पे वो, किस फील्ड में वो बेस्ट काम करते हैं। जब आप ये पता लगा लोगे ना, तो क्या होगा कि वो उनका सिलेक्शन ही एक तरह से साइंटिफिक हो गया। जो हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन के टाइम ही आप साइंटिफिक हो जाओ, कि वर्कर को साइंटिफिकली सिलेक्ट करो। साइंटिफिकली सिलेक्ट यानी जो आपकी जॉब चाहिए, जिसके लिए आप हायर कर रहे हो, उस जॉब के अकॉर्डिंग जो बेस्ट बंदा बैठेगा, जिसका इंटरेस्ट भी वही है, जिसकी स्पेशलाइजेशन वही है, उसी को वहाँ पे बिठाओगे आप। ठीक है, तो साइंटिफिकली सिलेक्ट करोगे और उनकी कैपेबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के हिसाब से चुनोगे उन्हें। ठीक है, एंड कंसर्न फॉर एफिशिएंसी विल इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग रन। एफिशिएंसी पे ध्यान दो। एक तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ, पेन ही गिर गया मेरा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। एक तो पहले सिलेक्ट साइंटिफिकली करो, फिर ऑब्वियसली ट्रेनिंग वगैरह देखिए, उसका डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि वो अपना ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट पे आ जाए, ऐसा पॉइंट जहाँ पे वो लीस्ट कॉस्ट में पूरा आपका काम करके दे रहा है और वो खुद भी सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, देन एक पॉइंट ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा,
जो था इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी ऐसा ना हो कि मैनेजर बस काम दिए जा रहे हैं और वर्कर बस काम करे जा रहे हैं, ऐसा ना हो। मैनेजमेंट खुद उसके साथ रहे और उसे समझाए, या जो भी और जो सोचने वाला काम है वो कर सकता है। काम को आसान कैसे बनाए ये मैनेजमेंट सोच ले, कैसे वर्कर्स को खुश रखे ये मैनेजमेंट सोच ले। तो ऐसी चीज़ें अगर मैनेजमेंट भी सोचता रहेगा ना, तो ऐसा लगेगा कि चलो वर्कर भी काम जितना कर रहा है मैनेजमेंट भी उतना काम कर रही है। नहीं तो ऐसे ही लगता है कि बस मैनेजमेंट जो है वही अपना काम दिए जा रही है और वर्कर ही एक्चुअल में पूरा काम कर रहा है। ऐसा ना हो, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी मैनेजमेंट भी साइड बाय साइड जो है काम करे और वर्कर को हेल्प करे, इनकरेज करे और उनका जो रास्ता है उसे एक स्मूदन करे, रास्ते से बाधाएं हटा दे। ठीक है, अब देखो मेंटल रेवोल्यूशन जो मैंने बताया था उस पर नोट यहाँ पे मैंने बनाया है। पहले तो समझा दो मीनिंग। मेंटल रेवोल्यूशन नाम से ही पता चल रहा है, मेंटली रेवोल्यूशन लाना यानी चेंज इन दी माइंडसेट, चेंज इन दी थिंकिंग एटीट्यूड। किसका? वर्कर्स और मैनेजमेंट का, टूवर्ड्स ईच अदर। अगेन फ्रॉम कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, ये मैंने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में, सॉरी कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म में बताया था कि कंपटीशन ना हो, कॉपरेशन हो। दोनों आपस में compete नहीं करेंगे मैनेजमेंट और वर्कर्स, बल्कि साथ में मिलके काम करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होता है? यही, रादर देन क्वारलिंग, क्वारलिंग इन द सेंस लड़ना, ओवर द शेयर इन द रिजल्टेंट सरप्लस, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड वर्क इन हार्मनी टू मैक्सिमाइज इट रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग इट। यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे जितना प्रॉफिट आता है, मैनेजमेंट और वर्कर्स लड़े नहीं कि भाई हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। मैनेजमेंट बोले कि सारा सोचा मैंने है तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले, वर्कर बोलेंगे सारा काम तो हमने किया तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इंस्टेड ऑफ लड़ना ओवर द प्रॉफिट, कुछ ऐसा करो जिससे वो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए। दोनों मिलके ऐसे कुछ काम करो जिससे वो प्रॉफिट बढ़ जाए। बढ़ेगा तो अपने आप दोनों को आज़ादी मिलेगा ना। तो ऑब्वियसली ऐसा ही उसका एप्लीकेशन है मेंटल रेवोल्यूशन की, बस सोच में बदलाव ले आओ तो दोनों का ही फ़ायदा है। मेंटल रेवोल्यूशन ये आता है। आगे देखो क्या लिखा है, कंसिक्वेंसेज, ये मैं बोल्ड में करना भूल गया, नेक्स्ट लाइन में इसको समझ लेना। कंसिक्वेंसेज कि क्या होगा जब मेंटल रेवोल्यूशन आ जाएगा? इट विल एलिमिनेट द नीड फॉर एनी एजिटेशन, लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। एक बोलते हैं ट्रेड यूनियंस, पता है ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? ट्रेड यूनियंस यूजुअली वर्कर्स जो है जैसे आपस में मिलके एक गठबंधन सा बना देते हैं, जिसमें वो यू नो किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी है तो वो इकट्ठे हो जाएंगे, या कोई चीज़ उन्हें रिफॉर्म को लाना है, या कोई उन्हें कुछ सामान चाहिए जो मैनेजमेंट शायद नहीं दे रही है, तो वो सॉलिडारिटी लाने के लिए ट्रेड यूनियन बना लेते हैं। वर्कर्स आपस में मिल जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन यूजुअली कई बार ऐसे भी कर लेते हैं कि अपनी डिमांड्स रखते हैं जब, तो ट्रेड यूनियंस कई बार फैक्ट्री बंद भी करा सकते हैं कि भाई हम तो लॉकआउट पे हैं, या मान लो स्ट्राइक कर रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे, क्योंकि मिल गए सारे और फिर कोई चारा ही नहीं बचता, मैनेजमेंट को उनकी सुननी पड़ती है। तो ट्रेड यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं। तो कंसिक्वेंसेज ये भी है एक मेंटल रेवोल्यूशन का कि जब दोनों आपस में ऐसे काम करेंगे कॉपरेशन के साथ, तो ट्रेड यूनियंस की ज़रूरत ही निकल जाएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा है उसमें। ठीक है, एटीट्यूड विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों का ही फ़ायदा है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, अब मेंटल रेवोल्यूशन लाने के लिए क्या करें? देखो दोनों को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि भाई दोनों को दोनों की ज़रूरत है। वर्कर को मैनेजमेंट चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर चाहिए। बोथ शुड ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस, वही मैंने बताया, दोनों प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात करें। वर्कर क्या करे? अच्छे से काम करे डिवोशन के साथ। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या करे? शेयर अ पार्ट ऑफ सरप्लस विद द वर्कर। ऐसा ना हो कि सारा प्रॉफिट खुद ही खा जाए, बल्कि जो प्रॉफिट अगर होता है तो वर्कर को देना चाहिए, बेसिकली इन द सेंस जैसे बोनस दे दिया कभी कि हाँ उन्होंने अच्छा काम किया, तो एक तरह से ये मोटिवेशन का काम करेगा। और ऑब्वियसली वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वही अच्छा काम करेंगे, तो ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। बेसिकली बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं ये सब। ठीक है, बट हाँ अगेन टर्म आपको मैंने बता दिया कि इसको मेंटल रेवोल्यूशन बोलते हैं। बेसिकली सोच में एक तब्दील लाना, सोच में बदलाव लाना, है ना। उसके बाद टेक्निक्स, ये भी 12th में हमने पढ़ी थी, है ना। टाइम स्टडी, इमोशन स्टडी, क्या होता है ये टाइम स्टडी? क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए कितना एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। कि जैसे मैंने बोला कि ये 5 डब्बे यहाँ से वहाँ रखने हैं, तो इसके लिए स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट है। अगर वो 10 मिनट से कम ले रहे हैं अच्छी बात है, 10 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूँगा कि हाँ इसको ऐसे करो ताकि कम टाइम लगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए टाइम स्टडी करनी होती है। मोशन स्टडी, ये मूवमेंट्स के लिए होती है। मोशन यानी मूवमेंट्स। मूवमेंट्स कौन से मूवमेंट्स? कि भैया कोई भी वर्कर जो है वो काम जब कर रहे होते हैं फैक्ट्री में, तो बहुत सारी मूवमेंट्स करते हैं। उनमें से कुछ मूवमेंट्स जो हैं, अब मूवमेंट्स टाइम लेते हैं। एक बॉक्स है बहुत बड़ा 5, और एक 5 बुक्स हैं। तो एक हाथ में दोनों तो ऐसे वो ले जा नहीं सकता है ना, दोनों चीज़ें, बुक्स भी और बॉक्स भी। तो वो क्या करता है, बॉक्स यहाँ से वहाँ लेके जाता है, वापस आता है खाली हाथ। बुक्स लेके जाता है, वापस आता है खाली हाथ। कितनी मूवमेंट्स हुई? ज़्यादा हुई, क्योंकि
हो सकता था कि वो बॉक्स में ही बुक्स डाल लेता और फिर ले जाता, मूवमेंट्स बचती। मूवमेंट्स बचाने का टाइम मोटिव क्या है? टाइम बचेगा, उसकी मेहनत बचेगी, एक तरह से एफर्ट बार बार चलने का, प्लस एफर्ट बचेगा तो शायद वो कम थकेगा और अच्छे से काम करेगा। टाइम ज़्यादा मिलेगा तो वैसे ही ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, या जो भी बेसिकली फालतू की मूवमेंट्स ना हो। ये मोशन स्टडी का एम है कि अननेसेसरी मूवमेंट्स शुड बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो मोशन स्टडी यानी आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स। जिन मूवमेंट्स से कोई ज़्यादा काम हो नहीं रहा है बल्कि उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। ये 12th में प्रॉपर ये नाम के नहीं था, लेकिन इसको बोलते हैं टास्क की प्लानिंग। प्लानिंग इन द सेंस फोरकास्ट करना पहले से ही कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। इन सब क्वेश्चन का जब आप पहले ही एक तरह से फोरकास्ट बना लो साइंटिफिकली कि हाँ ये काम ऐसे होगा, इस यहाँ करेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये साइंटिफिक टास्क प्लानिंग है। ठीक है, फोरकास्टिंग है एक तरह से। प्लानिंग जो हमने पढ़ी है नॉर्मल मैनेजमेंट में, वही चीज़ लेकिन एक पर्टिकुलर टास्क को लेके। ठीक है, उसके बाद ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ये तो हमने पढ़ा ही था। क्या होता है कि सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो एक्टिविटीज़ हैं, मटेरियल कौन सा लेना है, किस क्वालिटी का काम बनेगा, कि क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, वो सब टूल्स क्या होंगे, टास्क क्या होंगे, एक्टिविटीज़ जो भी, वो सब क्या हो, स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड हो। जब आप एक किसी चीज़ का स्टैंडर्ड बना लोगे कि बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड्स हैं किसका काम करती हैं, बेंचमार्क्स का। ये बेंचमार्क होता है कि हाँ ये बेंचमार्क है तो इतना तो स्टैंडर्ड होना ही चाहिए। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का बेंचमार्क बना लोगे कि इस क्वालिटी का तो होना ही चाहिए, तो बेटर है, क्योंकि अगेन यूनिफॉर्मिटी आएगी, सब एक जैसे होंगे, है ना, तो काम जो है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। और यूनिफॉर्मिटी भी आ जाती है, देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, कंपैरिजन फैसिलिटेट हो पाएगा। मान लो मैंने दो वर्कर्स को बोला है, दोनों को सेम बेंचमार्क अगर दे दिया तो वो उतना ही सेम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और ऐसे होगा कि मान लो एक को मैं बोल रहा हूँ तू सिर्फ सारे लेफ्ट जूते बना, तू सारे राइट बना, उसको मैंने अगर कोई बेंचमार्क नहीं दिया, दोनों अलग क्वालिटी के बन जाएंगे, तो क्या वो कोई बंदा साथ में पहन पाएगा? नहीं ना। लेकिन हाँ मैंने बेंचमार्क दे दिया कि ये ले एक जूता ये, और ये जूता, ये एक सैम्पल, मैंने एक पेयर है जूता का, वो एज अ सैम्पल उन्हें लेफ्ट और राइट जिनको बनाना है उनको दे दिया कि इस जूते को, इस जूते की क्वालिटी को बेंचमार्क मानते हुए, स्टैंडर्ड मानते हुए अपना तुम नया जूता बनाओ। तो फिर वो उसी क्वालिटी का बना लेंगे, उसी तरीके से बना लेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी भी आई, कंपैरिजन भी आया, और अगेन काम सिंप्लीफाई भी हो गया, क्योंकि उसको सिर्फ लेफ्ट बनाने वो फटाफट लेफ्ट वाले काम करेगा, उसको सिर्फ राइट बनाने वो राइट वाले काम करेगा, और दोनों मिल भी पाएंगे क्योंकि कंपेयर आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बेंचमार्क दे दिया। तो स्टैंडर्ड्स इसलिए ज़रूरी होते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये क्या होता है? मैंने नहीं, आपने शायद नहीं कही होगी HRM, आएगा HRM में आपका ये भी चीज़ आएगी, बट समझो इस चीज़ को क्या होता है। ये होता है वर्कर्स को वेजेस डिसाइड करने के लिए, या इसको टर्म देते हैं हम वर्कर्स का रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए। रेम्यूनरेशन समझते हो ना, उनकी कमाई, जैसे सैलरी, वेजेस, ये सब रेम्यूनरेशन होती है। तो इसके लिए कैसे हम पता करें किसको कितनी वेजेस देनी है, इसके लिए एक तरीका निकाला था टेलर ने कि हर एक का जितना उसको पेमेंट होगी वो लिंक्ड रहे उसकी प्रोडक्शन से, कि वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, पहले समझ लो कैसे होता है। उसने बोला कि भाई दो रेट्स बनाओ, एक रेट है लो रेट। उसने बोला कि मान लो किसी एक वर्कर को आपने बोला 100 शूज़ बनाने हैं, उस 100 शूज़ बनाने हैं वर्कर को, साइड में आओ मैं समझाता हूँ। देखो उसने बोला 100 शूज़ बनाने हैं एक वर्कर को, ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट। टेलर ने बोला जब आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट दे दोगे तो तीन केस निकलेंगे, दो केस मान लो। एक तो वो है कि या तो एक वर्कर मान लो 95 बना पाया, एक वर्कर 100 बना पाया, एक वर्कर 105 बना पाया शूज़, ठीक है। अब यहाँ पे उसको रेम्यूनरेशन उस हिसाब से दो जितनी उसने प्रोडक्शन करी है। जैसे उसने बोला दो रेट्स डिसाइड कर लो कि भैया अगर तू स्टैंडर्ड नहीं बना पाया ना, तो मैं तेरे को पर जूता सिर्फ 9 रुपये दूंगा। अगर तूने स्टैंडर्ड यानी लेस देन स्टैंडर्ड किया, लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन स्टैंडर्ड अगर उसने प्रोडक्शन करी तो मैं 9 रुपये दूंगा पर जूता। इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करी
तो मैं आपको 10 रुपये दूंगा, जो नॉर्मल रेट है ही। अगर आपने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन करी, यानी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड, तो मैं आपको पर जूता 11 रुपये दूंगा। अब इससे क्या हुआ देखो, जब वो आप कैलकुलेट करोगे, देखो 95 जूते उसने बनाए। अब 95 जूते एक तो वैसे ही कम बनाए, तो पर जूते के हिसाब से अगर 10 भी मिलते तो भी कम होते, लेकिन टेलर ने तो रेट भी कम कर दिया उसके लिए, यानी 95 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा फास्ट है नहीं, 855 हुआ ये। ठीक है, जिसने 100 बनाए उसको तो 10 के हिसाब से ही मिल रहा है, तो उसको 1000 रुपये मिले। जिसने 105 बनाए उसको 105 के हिसाब से 11, यानी 105 105 यानी 1155, ये उन्हें रेम्यूनरेशन मिलेगी। यानी 3 वर्कर्स हैं मान लो, तो जिसने 10 किया उसे सिर्फ 1000 मिले, जिसने कम किया उसे नॉर्मल से भी कम मिले, क्योंकि अगर आप रेट 10 का है और वो 95 बनाता, तो हो सकता था उसे 95 इंटू 10 यानी 950 तो मिलते ही। लेकिन टेलर ने बोला नहीं, नॉर्मल रेट से भी कम है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड पूरा नहीं किया ना, तो नॉर्मल रेट से भी कम उसे, एक तरह से ये 9 और 10 का जो डिफरेंस है, ये वो पेनल्टी है उसकी कि उसने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं करी। और नॉर्मली अगर वो ज़्यादा प्रोडक्शन 105 पे उसे 10 के हिसाब से मिलता, तो वो 1050 होता, लेकिन हम उसे 11 रुपये दे रहे हैं, 1 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं पर जूता। तो ये जो डिफरेंस है, ये एक तरह से उसका रिवॉर्ड है कि भाई तूने स्टैंडर्ड से ज़्यादा किया है, तो मैं तेरे को नॉर्मल रेट भी नहीं, नॉर्मल रेट से ज़्यादा रेट पे हर जूता दूंगा, पैसा हर जूते के लिए। तो ये एक तरह से ये 1 रुपये का जो डिफरेंस है हर जूते का, ये उस तरह से उसका रिवॉर्ड है कि भाई तूने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोडक्शन की है। तो ये पेनल्टी और रिवॉर्ड क्यों, क्वेश्चन आता है, ये पेनल्टी और रिवॉर्ड क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि पेनल्टी और रिवॉर्ड, अगर आपको याद हो, ये किस लिए यूज़ होते हैं? मोटिवेशन के लिए। क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो पॉजिटिव मोटिवेशन है, पेनल्टी जो है वो नेगेटिव मोटिवेशन है। ऑब्वियस सी बात है, जिसको इतने कम पैसे मिल रहे हैं 9 रुपये के हिसाब से, 950 भी नहीं मिले उसको 855 मिले। आई होप मैंने कैलकुलेशन सही किया है, वैसे सही किए, तो उसको ऑब्वियसली लगेगा यार कि नहीं कुछ भी करो स्टैंडर्ड तो लाना ही है, क्योंकि बहुत पैसे कट जाते हैं। तो उसको मोटिवेशन मिली कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, और जिसने ज़्यादा किया है वो चाहेगा अब तो मैं और करूँगा, मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो एक वो मोटिवेशन का काम अपने आप करेगा, वर्कर अपने आप सोचेगा यार नहीं प्रोडक्शन तो ज़्यादा करनी है क्योंकि पैसा मिल रहा है ज़्यादा। तो ये समझो, ये था उसका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मोटिवेशन के लिए था ये मेनली। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी एक तरह से बढ़ रही है, बट एक तरह से एफिशिएंसी घट भी रही है, मैं आपको बताऊं। ये इस पर एक डिसएडवांटेज है, वैसे बताना नहीं चाहिए क्योंकि हम पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, बट ये चीज़ आप जान लो कि जब वो प्रोडक्शन ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस किया, यहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं, वो क्या करेगा कि चलो 20 जूते बनाऊंगा, लेकिन हर एक की क्वालिटी ऐसी जैसे तैसे बना दूंगा। क्यों? क्योंकि 20 जूतों के हिसाब से रेट तो मेरे को 11 का मिल गया ना, 2000 रुपये बन गए मेरे, जो यूजुअली मेरे को 2200 मिल गए मेरे को, जो यूजुअली मुझे 2000 मिलते, तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिले उससे। तो यहाँ पे ये चीज़ उल्टा भी काम कर जाती है कई बार। इंडिया है भाई, सब उल्टा जुगाड़ ढूंढ लेते हैं किसी चीज़ का तोड़। एनीवेज, ठीक है, तो ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में क्या है, देखो टू पीस रेट्स आर लेड, लो रेट फॉर दोज हु फेल टू अचीव द स्टैंडर्ड, हाई रेट फॉर दोज अचीविंग और एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड। ठीक है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन वेजेस, जो आपने देखा ही। नेक्स्ट जो है फंक्शनल फोरमैनशिप, ये भी था 12th में, है ना, याद आया? 8 इंस्ट्रक्टर्स होते थे, एक उसके ऊपर, एक वर्कर के ऊपर, ये रहा आपका वर्कर, इसके ऊपर 8 लोग बैठे हैं जो उसे बताएंगे क्या करना है। ये फंक्शनल फोरमैनशिप होती है कि फैक्ट्री का मैनेजर है, वो दो काम क्या करता है, एक तो होता है प्लानिंग इंचार्ज, एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग जो है सिर्फ दिमाग से काम कर रहा है, प्रोडक्शन जो है वो ऑन द फील्ड काम कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल वहाँ फील्ड में जाके। तो प्लानिंग वाला क्या कर रहा है, देखो, एक तो हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क समझ रहे हो ना, जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, काम ऐसे ऐसे होगा। रूट क्लर्क, प्रोडक्शन किस किस रूट से जाके बनेगा, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, वो वाला। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट शीट बनाएगा। डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन इंश्योर करेगा। इसमें देखो कहीं पे भी फील्ड वर्क नहीं है, है ना, कि
एक्चुअल फैक्ट्री में कोई जाके उसको कुछ काम करना पड़ रहा है, नहीं। इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, रूट डिसाइड करना है, दिमाग वाला काम है बेसिकली। प्रोडक्शन इंचार्ज में जब जो जो चार आते हैं, जो कि हैं स्पीड बॉस। जैसे स्पीड बॉस क्या करता है कि जल्दी जल्दी काम हो ताकि टाइमली वो कंप्लीट हो जाए, लेट ना हो काम। गैंग बॉस ये इंश्योर करता है कि जो मशीन्स और टूल्स हैं वो रेडी हैं काम के लिए। रिपेयर बॉस कोई भी चीज़ रिपेयर तो नहीं करनी, वर्किंग कंडीशन सबकी ठीक तो है ना। इंस्पेक्टर क्वालिटी को चेक करता है। ये वाले जो लोग हैं ये एक्चुअल में फील्ड पे सही होते हैं फैक्ट्री में, क्योंकि इनको देखो, जैसे इंस्पेक्टर है वो प्रोडक्ट को देख के ही बता पाएगा ना उसकी क्वालिटी। जो स्पीड बॉस है वो वहाँ पे एक्चुअल प्रोडक्शन फैक्ट्री में इनकी ज़रूरत होती है। रिपेयर बॉस कोई रिपेयर करना है या जो भी फैक्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी। गैंग बॉस मशीन्स एंड टूल्स को सही रखना, रेडी रखना, अगेन फैक्ट्री में होना ज़रूरी है इसका। तो ये जो प्रोडक्शन इंचार्ज हाँ है ऑब्वियसली मैनेजर, ये वर्कर मत समझो इनको। प्रोडक्शन इंचार्ज वर्कर्स नहीं होते कि वो एक्चुअल में काम करेंगे, जो वर्कर काम कर रहे हैं नहीं, है मैनेजर ही, फैक्ट्री मैनेजर के ही अंडर आ रहे हैं। लेकिन और वर्कर भी नहीं है क्योंकि वर्कर के तो ऊपर काम कर रहे हैं ये, लेकिन अगेन प्रोडक्शन इंचार्ज है, ठीक है। ये हो गया आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इसका देखो आगे क्या लिखा है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। जैसे हर चीज़ का हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस हैं। किसकी लिमिटेशंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब देखो भैया, ज़्यादा साइंस अगर आपने यूज़ कर ली, ज़्यादा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ कर लिए तो क्या होगा। अगेन मैंने पहले भी बताया, प्रिंसिपल्स का यूज़ करना इज़ ऑलवेज अ मैकेनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि वहाँ पे आप ह्यूमन एलिमेंट्स इमोशंस को नहीं ध्यान दे रहे हो। आपने देखो ट्रीट दी वर्कर एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो सिर्फ एक तरह से हमारे लिए काम के वो हैं साधन, इनसे बस काम निकलवाने। तो एक तरह से उनका ह्यूमन इमोशंस फीलिंग पे ध्यान नहीं दिया। प्रिंसिपल्स जो है बस कि हाँ ऐसे काम के ऐसे काम के, जितने भी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं किसी में था कि उसकी इमोशंस पे ध्यान दो या किस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, नहीं ना। तो इसीलिए फिर है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। ये जो है इसने अगेन इमोशंस पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सोशल और ईगो नीड्स ऑफ पीपल को इग्नोर किया है। किस पे ध्यान दिया, सिर्फ फिजिकल और इकोनॉमिक नीड्स पे। किसको इग्नोर किया, सोशल नीड्स को। कहीं पे भी बात हुई कि लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, सोशल एक वो ग्रुप कैसे बनेगा, वो आपके वो कैसे इफेक्ट करेगा, कि लोग आपस में जब सोसाइटी इफैक्ट एक कंपनी में होते हैं, एम्प्लॉयज़ तक में क्या है एक बॉन्ड बन जाता है। उसको यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। तो वहाँ पे अगेन ये चीज़ आती है, एक नैरो व्यू। ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो अटेंशन है वो किस पे आ गया, शॉप फ्लोर पे, टोटल फैक्ट्री पे। बेसिकली फैक्ट्री पे ध्यान है, पूरी कंपनी का क्या बिजनेस चल रहा है कैसे, उस पर कोई प्रिंसिपल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबल, फिजिबल ही नहीं है जब एक्चुअल करने जाओगे, नहीं। क्यों, एक चीज़ देखो, मैंने आपको जैसे बता रखा है यूनिटी ऑफ कमांड अभी आया नहीं है, वो आपका आएगा ये नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में। कि आपको पता है वैसे 12th में भी कर रखा होगा ये, एक वर्कर को जब आप, फिर पेन गिर गया, एक वर्कर को जब आप उसके ऊपर 8 बंदे लगा लोगे काम देखने के लिए, क्या वो सही से काम कर पाएगा, नहीं। हमने पहले भी देखा है कि एक वर्कर के ऊपर एक ही मैनेजर होना चाहिए। एक मैनेजर के अंडर ज़्यादा वर्कर्स हो सकते हैं बट एक वर्कर के ऊपर एक ही मैनेजर होना चाहिए, ताकि उसको एक ही जगह से इंस्ट्रक्शन मिले, वो कंफ्यूज ना हो। एक जगह एक जना बोल रहा है ये कर, एक जना दूसरा बोल रहा है ये कर, दोनों के में से किसकी सुने वो, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, लेकिन फंक्शनल फोरमैनशिप इज इन कंप्लीट कंट्रास्ट विद यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये प्रॉब्लम है। देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, ये वही चीज़ है कि आप जैसे मैंने बोला कि ज़्यादा प्रोडक्शन करो नहीं तो पैसे काट लेंगे उसमें पीस रेट सिस्टम में। और फंक्शनल फोरमैनशिप और ये सब उसको एक अगेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना के रख दिया वर्कर को, कि किसी तरीके से बस काम घिसाए जाओ, उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये सब उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन या लिमिटेशंस मान लो। इसके साथ आपका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी करेंगे।